यस सर। तो ये वाला फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये जो फॉर्मेट होता है ये होता है सिंगल बिजनेसमैन के लिए, ठीक है, जैसे जिसे हम प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, ठीक है, या पार्टनरशिप ले लो, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ले लो। बट जब बात आती है कॉर्पोरेट का, तो कॉर्पोरेट में बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं बता दूं यहाँ पे आप लोगों को, ये सेल होता है और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होता है। ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट वेजेस है, ऑक्ट्रोई है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। एक होता है इनवर्ड एक्सपेंसेस होता है, एक होता है आउटवर्ड एक्सपेंस। इनवर्ड एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है, आउटवर्ड एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, इसलिए पीएनएल में आता है, ठीक है। इसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, करेक्ट। तो ये अगर इधर हमारा फिर हम टोटल करते हैं, दोनों साइड में जिस साइड ज्यादा होता है वो लिखते हैं, अगर इधर ज्यादा है, इस साइड क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट आता है, तो इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में। फिर ये आपका अदर इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव है, रेंटल इनकम है, यहाँ पे आपका डिविडेंड रिसीव भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन में दिया होता होता हो तो डिविडेंड इनकम भी होता है, ठीक है। उसके बाद कमीशन भी रिसीव हो सकता है आप लोगों को, यस और नो। यस सर। देन आता है ये खर्चे, लाइक सैलरी, रेंट, टेलीफोन, इंटरनेट है, ये इंटरेस्ट मत समझ जाए, इंटरनेट एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर। अब आया है इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, बैंक बैंक चार्जेस। उसके बाद क्या बच जाता है, खर्चों के बाद बच जाता है, नेट प्रॉफिट बचा देते हैं, यही होता है, इतना ही फॉर्मेट होता है। अब इन्होंने इसी फॉर्मेट को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में डाल दिया गया, आई मीन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले ऊपर आता है यहाँ पे इनकम पार्ट, और देन आता है एक्सपेंस पार्ट। इनकम पार्ट में आता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इस सेल को हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और फिर आता है आपका सेकेंड पॉइंट, आता है अदर इनकम। अदर इनकम किसको बोलते हैं, ये जो जितने भी थे आपके यहाँ पे अदर इनकम में इंटरेस्ट रिसीव, इनको बोला जाता है अदर इनकम, ठीक है जी। फिर इसको लिखते हैं हम टोटल, टोटल इनकम लिखते हैं और टोटल लगा देते हैं। अब बारी आती है खर्चों की, किसकी, खर्चों की। तो खर्चों में सबसे पहले आता है कंजम्पशन, फिर आता है परचेज, देन आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, देन आता है आपका फाइनेंस कॉस्ट, सॉरी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर आता है डेप्रिसिएशन, फिर आता है आपका फाइनेंस कॉस्ट, देन आता है आपका अदर एक्सपेंसेस जो बच गया, तो अब ये भी टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। फिर अब इसमें से, इस टोटल ए में से, और इसको बी बोलते हैं, तो हमारा क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो ये वाली फिगर है। फिर हम इसमें से लेस कर देते हैं, इनकम टैक्स करते हैं या प्रोविजन फॉर टैक्स, देन आता है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिखते हैं, पार्ट ऑफ तुम्हारा क्या, पार्ट ऑफ
सिलेबस नहीं स्टिल बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस या माइनस होता है आपका डेफर्ड टैक्स। ठीक है, देन आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ये फिगर हमारा, इसमें से ही हम लेस करते हैं कई बार। अगर आप डिविडेंड वगैरह पे करते हैं, डिविडेंड वगैरह हम वहां से लेस करते हैं, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो फिगर है आपका मन्नत एंड आयुष, ये जो फिगर है दैट विल गो टू रिजर्व एंड सर्विस। पहले ये क्या आ गया, ये हटेगा कैसे? मन्नत, इफ यू रिमेम्बर, कल लास्ट क्लास में मैंने एक रिजर्व एंड सरप्लस का बताया था आप लोगों को, अगर याद होगा तो। Yes, sir. आई थिंक रिजर्व सरप्लस मिटा दिया होगा मैंने। हाँ मिटा दिया होगा, तो नहीं होगा, चलो ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या क्या पार्ट आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम था, जनरल रिजर्व था, रिवैल्यूएशन रिजर्व था, उसके बाद आपका डीआरआर था, सीआरआर था, उसके बाद Sir, आपका था एम्प्लॉय। statement of profit and और loss भी आता है ना इसमें? यस, 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 तो ये जो अभी मैंने नीचे फिगर लिखा सबसे लास्ट में, जो मैंने लिखा है कि ट्रांसफर टू रिजर्व सरप्लस, वो यही है फिगर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, Yes, गोल sir. गोल, ये गोल गोल घूम रहा है, इसको ठीक कर दूं। आयुष क्लास में नहीं आया आज, ये मत होगा। क्या होगा इस बच्चे का? ही इज वेटिंग ऑन, आई डोंट नो वेयर। ग्रुप पे लिख रहा है वेटिंग टू ज्वाइन, पता नहीं कहाँ ज्वाइन कर रहा है बैठ के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहली बात, ज्वाइन कर ही रहता हूँ इसको, ठीक है, फिर दोबारा बता देता हूँ। तो ये जो फिगर है यहाँ पे मन्नत, जो ये वाली फिगर है नीचे ड्रॉप डाउन में, Yes, sir. ये जो ये कहाँ जाएगा, रिजर्व सरप्लस में जाएगा। जो मैंने बताया था ना, उसमें बहुत सारे आते हैं ना, स्पेशल सिक्योरिटी प्रीम रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, उसमें एक और मैंने लिखवाया था, स्टेटमेंट Yes, ऑफ sir. पीएनएल। Statement of payment. तो ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इस वाले बैलेंस शीट का, इवन इस वाले जो पीएनएल का, जो टी फॉर्मेट का पीएनएल है, उसकी सारी आइटम इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहला इसके अंदर में, इसको 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर इसको रिवाइज करा देंगे तो उसको समझ में आएगा। तो मन्नत, आई एम जस्ट क्या बोलते हैं, रिवाइज कर रहा हूँ। देखो, पहला पॉइंट है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, इसमें आता है सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अदर इनकम, यहाँ पे आता है इंटरेस्ट रिसीव, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, कमीशन और अदर इनकम। ये कहाँ आता है, अदर इनकम पार्ट होता है। देन आता है कंजम्पशन। मेन पॉइंट, कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन का आप लोगों का फार्मूला होता है ओपनिंग गुड मॉर्निंग स्टॉक। सर। गुड मॉर्निंग। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो यहाँ पे कंजम्पशन का फार्मूला होता है, कंजम्पशन का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब तो तुम्हारे ये जो क्लोजिंग स्टॉक है और ये वाला ओपनिंग स्टॉक है, ये भी कवर हो गया।
सॉरी। उसके बाद आता है आपका वेजेस, ऑक्ट्रॉय, और ये इसमें मतलब जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हम इसके अंदर में प्लस कर देते हैं। वेजेस, ऑक्ट्रॉय एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डिफरेंस पता है आप लोगों को, 11th क्लास में पढ़ा होगा, होपफुली आता होगा। तो ये जो Yes, कंजम्पशन sir. है वो यहाँ पे आता है आपका। अब ये परचेज बच गया, तो ये वाला परचेज हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग भी होती है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है जी। तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट अब परचेज हो गया, तो मतलब आपका ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट का सेल यहाँ पे आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कंजम्पशन, परचेज हो गया। उसके बाद आपका ये जो भी खर्चे बच गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसे कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे आएगा, कंजम्पशन में ऐड हो जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होता है, जो कुछ भी आप अगर एम्प्लॉय को पे ऑफ कर रहे हैं, जो कुछ भी पे ऑफ कर रहे हैं, किसको, एम्प्लॉय को, दैट विल गो टू द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसका माइनर हेड क्या क्या आएगा, लिख लो यहाँ पे, जैसे इसका माइनर हेड में लिखवा दिया, एक्सपेंसेस में आता है, सॉरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता है पहला आता है सैलरी, बोनस, स्टाफ वेलफेयर, अदर पेबल रिलेटेड टू सैलरी एम्प्लॉय, अदर पेबल, अदर पेबल, टू एम्प्लॉइज, ठीक है। मतलब कि ये जो आपका सी वाला क्लॉज है, सी वाला हेड है, इसके अंदर क्या आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जो भी आप एम्प्लॉय को पे करेंगे वो खर्चा आता है। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन। इस अच्छा ये सैलरी उड़ गया, सैलरी चला जाएगा, और उसके बाद एक स्टाफ वेलफेयर मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, देखो कहीं ना कहीं ये रहा, तो ये दोनों कहाँ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। क्या आता है, डेप्रिसिएशन फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है, फाइनेंस कॉस्ट का जो सब हेड होगा वो नोट डाउन कर लोगे। फाइनेंस कॉस्ट का सब हेड आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। जो भी आप लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे या बोरिंग्स पे इंटरेस्ट पे करोगे वो यहाँ पे आता है। इसके अलावा जो भी खर्चा बच गया, रेंट अकाउंट, टेलीफोन अकाउंट, इंटरनेट अकाउंट, प्रिंटिंग एक्सपेंस, कम्युनिकेशन, बैंक चार्जेस, जितने भी खर्चे हो गए वो सारे किसमें जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। किसमें जाएंगे, अदर एक्सपेंस में जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका पीएनएल का पार्ट। तो टोटल एक्सपेंस आ गया। मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं हमारे लेट लतीफे आयुष के लिए, दोबारा देखेंगे। आयुष, आप क्लास में यस हो सर। तो सुनना है यहाँ पे ध्यान से। 11th क्लास में आपने ये वाला पढ़ा होगा, ये वाला पीएनएल का फॉर्मेट पढ़ा होगा। इधर इधर देखो जो रेड में मैंने लिखा हुआ है, यस इसमें क्या था सबसे पहले, अगर आप देखते हो यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, उसमें था सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस, या यहाँ पे क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे सारे। उसके बाद अगर इधर टोटल ज्यादा आता था, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता था, तो हमारा जीपी निकलता था, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पे ट्रांसफर करते थे। उसके बाद यहाँ पे सारे अदर्स इनकम लिखते थे, लाइक इंटरेस्ट रिसीव, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, कमीशन, ठीक है। उसके बाद इसमें से हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, रेंट, टेलीफोन, इंटरनेट, स्टाफ वेलफेयर, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, कम्युनिकेशन कमीशन एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, और फिर हमारा क्या आता था, नेट प्रॉफिट आता था। यही हमने सीखा था 11th क्लास में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस सर। उसके बाद जब आप तुम यहाँ पे आते हैं कॉर्पोरेट का, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। करेक्ट। उसके बाद बता Yes, दूं sir. यहाँ पे इसके अंदर में आता है, ये जो सेल था ना वो सेल बन गया तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बन गया? ये जो सेल था वो बन गया तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद अदर इनकम, ये जितने भी यहाँ पे अदर इनकम थे तुम्हारे पास, ये वाले इनकम जो मैंने हाईलाइट किया वो तुम्हारे यहाँ अदर इनकम इसमें आ जाएंगे। ठीक है। कंजम्पशन क्या आएगा? कंजम्पशन का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो लिखा हुआ है मैंने, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब कि आपका ओपनिंग स्टॉक माइनस जब क्लोजिंग स्टॉक हुआ, तो अगर आप ये देखेंगे कि मैंने ये वाला ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया, इस कंजम्पशन में आ गया। ठीक है। उसके बाद जितने भी वेजेस है, ऑक्ट्रॉय है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब ये वाले सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे चला जाएगा? कंजम्पशन में चला जाएगा। उसके बाद बचेगा परचेज। तो परचेज हमारा कहाँ पे आएगा? ये वाला परचेज सीधा इसके ऐड होके आ जाएगा। देन आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तब तो तुम क्लास में आ ही गए थे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होता है? ये जितने भी पीएनएल में एम्प्लॉय बेनिफिट से एम्प्लॉय रिलेटेड पेबल्स होता है, बोनस पेबल, सैलरी पेबल, कमीशन पेबल, ईपीएफ, ईएसआई पेबल या अदर एक्सपेंसेस या स्टाफ वेलफेयर, जो भी होगा एम्प्लॉय से रिलेटेड कहाँ पे जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पे जाएगा। उसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सिंपल डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा। देन आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड बोरिंग। जो भी आपने इंटरेस्ट लिया है, बोरिंग आपने लोन पे इंटरेस्ट लिया, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। ठीक है। देन आता है आपका अदर एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंसेस छोड़ दो, मतलब ऊपर जो आ गए जिसका ग्रुप डिसाइड हो गया और जिसका ग्रुप डिसाइड नहीं हुआ वो कहाँ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। उसके बाद ये टोटल इनकम ये हो जाएगा, इसका और इसका ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम, और इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। उसके बाद फिर लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये माइनस इनकम माइनस एक्सपेंस क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम लेस करते हैं इनकम टैक्स पेबल, और फिर डेफर्ड टैक्स का हम ऐड या लेस करते हैं। अगर एसेट्स है तो वो हम करेंगे ऐड, और लायबिलिटी है तो नहीं। अगर एसेट्स है तो ऐड, हाँ, और लायबिलिटी है तो लेस। देन आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यही वाली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है वो रिजर्व सरप्लस में जाता है। आयुष, मैंने उस दिन जब क्लास में लिखाया होगा रिजर्व सरप्लस के पार्ट में, तो उसमें मैंने एक पार्ट लिखवाया होगा रिजर्व एसपीआर, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिवोल्यूशन रिजर्व। उसके बाद लिखाया हुआ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखवाया होगा। अगर आपने Yes, याद sir. किया होगा तो आपको याद होता। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट। एक बार बुक में देख लेते हैं, कुछ छूट गया होगा तो वो ऐड और लेस करा लेंगे। ठीक है। तो ये आपका खत्म हो जाता है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का। जो जो भी था, सब हेड, मेजर हेड, माइनर हेड, सब खत्म हो गया। अब दो चार क्वेश्चंस देख लेते हैं, और अब कुछ पहले बुक देख लेते हैं, कुछ छूट गया होगा तो उसको कवर अप कर ले। ये देखिए, सबसे पहले इन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या दिखाया है देखिएगा, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, एक काम कीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए, और सब सब ये जितने भी मैंने हेड लिखवाए हैं ना, उन हेड के लिए थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, तो डेट अगर कुछ नया चीज होगा तो हम उसमें लिख लेंगे। ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए। अगर मुझे इसको जूम करना है तो बताइए, जूम कर देता हूँ। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आई थिंक छोटा सा है, और अगर स्पेलिंग समझ में ना आया तो वो भी पूछ लेना आप मेरे से। ये लीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, आपके पास 2 मिनट है, पूरा सीट उतारने के लिए 2 मिनट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है? सेल माइनस सेल रिटर्न। ठीक है। कौन सी कंपनी के लिए? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, ट्रेडिंग कंपनी के लिए। और सर्विस कंपनी के लिए क्या आता है? फीस अर्न, मतलब जो भी सर्विस के लिए, तो उनकी सेल तो फीस ही होती है ना, तो सर्विस इंडस्ट्री के लिए। और अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी से काम क्या है, लोन देना, लोन लेना या इन्वेस्टमेंट्स करना, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वही सेल माना जाएगा उनके लिए। तो करेक्ट। Yes, sir. नेक्स्ट आता है आपका अदर इनकम। अदर इनकम में आपको देखो क्या क्या चीज लिख रखा है इन्होंने। अदर इनकम में जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, बैड डेब्ट रिकवर, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट बाय बैंक, डिविडेंड ऑन बाय द डिविडेंड ऑन, उसके बाद इसमें लिख लो रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, उसके अलावा कमीशन इनकम एंड एनी अदर इनकम इसके अंदर देख लो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका
कंजम्पशन था ना नेक्स्ट, ये रहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ना अलग अलग लिखवाया था, कंजम्पशन अलग लिखवाया था, परचेज अलग लिखवाया था। तो कंजम्पशन में इसमें से परचेज रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद जितने भी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब आएगा इसके अंदर में। ठीक है, परचेज का हेड मैंने अलग से बनाया था क्योंकि परचेज का हेड अलग से ही होता है। ये देखिए परचेज का हेड अलग से है। ठीक है, Yes. चेंज इन इन्वेंट्रीज अगर आता है तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देंगे आप लोग, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये रहा आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, नोट डाउन कर लीजिए, वेजेस, सैलरी, बोनस, लीव इन कैश में, स्टाफ वेलफेयर, ईटीसी, ये आता है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फाइनेंस कॉस्ट में देखिए क्या आता है, केवल इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स आता है। ठीक है, या इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स वगैरह, डिवेंचर्स, मतलब जो भी आपने लोन ले रखा है ना, जो लॉन्ग टर्म बोरिंग से आधे कल लिखवाई थी ना, तो जो लॉन्ग टर्म बोरिंग से जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे दैट विल कम्स टू द फाइनेंस कॉस्ट। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब समझते हैं आप, सॉरी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दोनों में अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, चाहे आपने लोन फ्रॉम बैंक लिया हो, चाहे लोन फ्रॉम रिलेटिव्स हो, या आपने पब्लिक डिपॉजिट्स लिया हो, या डिवेंचर हो, या बॉन्ड हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, अगर आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो दैट विल कम टू फाइनेंस कॉस्ट। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पता ही क्या होता है, डेप्रिसिएशन सीधा आपको उसमें दिखाना है डेप्रिसिएशन। उसके बाद आता है आपका लास्ट होगा अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस जो भी बचेगा सारा अदर एक्सपेंस में आएगा। कहाँ गया अदर एक्सपेंसेस, ये रहा अदर एक्सपेंसेस का उन्होंने एग्जांपल दे रखा है सारा। यार कैरीज इनवर्ड अदर एक्सपेंस में नहीं आएगा तो काट दो, कैरीज आउटवर्ड आएगा। ठीक है, ये लिखा है ना, कैरीज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड कैरीज आउटवर्ड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। Yes, डायरेक्ट sir. एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ जाता है पता है, कंजम्पशन में डालोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंजम्पशन में डालोगे परचेज के साथ। कैरीज इनवर्ड ये हटाओ, ये नहीं आएगा। सेलिंग, ये सारे अदर एक्सपेंस के एग्जांपल है। ठीक है जी, अब एक पॉइंट आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा कंजम्पशन में और चेंज इन इन्वेंटरीज। देखो जब क्वेश्चन में पूछे चेंज इन इन्वेंटरीज क्या है, तो यहाँ से ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, जब पूछा सीओजीएस क्या होता है, सीओजीएस मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो उसका फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये फार्मूला होता है। बट अभी जो मैंने फॉर्मेट लिखवाया है उसमें मैंने कंजम्पशन अलग लिखवाया है, परचेजेस अलग लिखवाया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस फार्मूले में से परचेजेस को हटा दिए थे, तो मैंने लिखवाया था ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंस लिखवा रखा था। देखो यहाँ पे कंजम्पशन का फार्मूला, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिर प्लस में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखवा रखे। ठीक है जी, तो ये अब आपका Yes, पीएनएल sir. खत्म हो चुका है। अब आप लोग बताइए कि मैं इसमें क्या क्वेश्चन करा दूं आप लोगों को, दो चार रीड कर लेते हैं और फिर करते चलते आगे आगे बढ़ते। अब देखिए यहाँ से आपसे पूछना चाहते हैं कौन से किस किस में हेड में आएगा, कोई बड़ा सा क्वेश्चन नहीं। आप लोग ने 11th क्लास में पढ़ा हो ना फाइनल अकाउंट, तो इन्होंने एक फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। ये देखो ये ट्रायल बैलेंस दे दिया है और बोला है कि बैलेंस शीट बनाओ। ये क्वेश्चन वैसे हालांकि पेपर में आता नहीं, बट आपके दिमाग को खोलने के लिए इन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया है। अब देखोगे यहाँ पे, याद करो, याद है 11th क्लास इसमें आपको ट्रायल बैलेंस देते थे और 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, इसमें आप लोग Yes, sir. ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे। गुड, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, बट इसको कौन से फॉर्मेट में बनाना है, कॉर्पोरेट वाले बैलेंस शीट में।
सबसे पहले मशीनरी है, मशीनरी कहाँ जाएगा बताइए? हेड और सब हेड बताइए, ग्रुप और सब ग्रुप बताइए मुझे। कॉपी देख सकते हैं क्योंकि याद तो किया नहीं होगा ना आप लोगों ने। मशीनरी कहाँ पे आएगा? सर स्टेटमेंट ऑफ फिक्स प्रॉब्लम। टास्क। नहीं, बैलेंस शीट भी बताओ ना, ये पूरा बैलेंस शीट बनाना है ना, क्वेश्चन बोला बैलेंस शीट बनाओ। सर फिक्स बैलेंस शीट में टास्क में आएगा फिक्स tangible। एसेट्स टेंजिबल, ठीक है, गुड। फिक्स एसेट्स एंड टेंजिबल। नेक्स्ट आता है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे आएगा? सर सर फिक्स्ड फिक्स एसेट। टास्क में tangible। गुड। टेंजिबल ही बोलना होता है आयुष, पेपर में दो, आधा नंबर इसका है आधा नंबर उसका है। डेप्रिसिएशन और मशीनरी कहाँ पे आएगा? सर एक्सपेंस में आएगा। एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन साइड, ये अभी जो यहाँ पे जो लिखा है ना, ये देखो ये रहा, ये कर्सर दिखा मेरा यस। रेड में, यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है, परचेजेस में। देन आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? कंजम्पशन वाले में आएगा, ठीक है। यस। नेक्स्ट आता है वेजेस एंड सेल्स। वेजेस कहाँ पे आएगा? कंजम्पशन वाले में आएगा। सेल्स कहाँ आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, ठीक है। सैलरी कहाँ पे आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा। बोलो भाई बोलो। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आएगा? कल लिखवाया था, देख के बताओ। आ गया, कौन आ गया? शॉर्ट टर्म बोरिंग में सर। इधर बैठ। हाँ जी, बताइए बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग सर। कौन सा बोरिंग? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग, गुड। 10% डिवेंचर्स कहाँ पे आएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। 10% डिवेंचर कहाँ पे आएगा? डिवेंचर्स कहाँ पे आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा। सर इसमें इक्विटी शॉर्ट टर्म शेयर्स, बोरिंग लिखा था आपने कल। मैंने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स उसमें लिखाया था, अगर 12 महीने से कम में हुआ रिपेबल तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगा। अगर 12 महीने से ज्यादा का हुआ तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा। अब क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, कि कब वो होगा, क्या बोलते हैं, रिडम्पशन कब होगा इसका। तो नॉर्मली हम मानते हैं कि ये जो होता है ना, ये डिम्ड माना जाता है कि ये 5 साल 6 साल 10 साल का होगा, ठीक है। तो अगर 5 साल 6 साल 10 साल का है मतलब लॉन्ग टर्म है, तो कहाँ पे जाएगा ये? नॉन करंट वाले में जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जाएगा। मैंने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लिखवा रखा है, देखो है सर, हाँ उसमें भी है। कॉपी खोलो। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल में जाता है भाई। और प्रेफरेंस शेयर भी कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल में जाता है। फिर कह रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द परफेक्ट सॉल्यूशन लिमिटेड हैज प्रपोज्ड द फॉलोइंग अप्रोप्रिएशन। ये एडजस्टमेंट्स है, याद करो 11th क्लास में एडजस्टमेंट्स होती थी ना, 4-5 लाइन, वो एडजस्टमेंट्स है यहाँ पे। कह रहा है डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर कहाँ जाता है? कंटीजेंट लायबिलिटी। अगर डिक्लेयर कर देगा तो हम पीएनएल से लेस करेंगे इसको और अपने शॉर्ट टर्म उसमें दिखाएंगे, अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे, ठीक है। यस सर। उसके बाद कह रहा है क्या? टू पे डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन फुल। डिविडेंड इक्विटी डिविडेंड दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा। अगर हमने डिक्लेयर कर दिया है तो हमारे खर्चे में अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा, नहीं अदर एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, सॉरी, ये जाएगा तुम्हारा रिजर्व सरप्लस से लेस होगा। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है ना मैंने, उसमें से लेस होगा नीचे जाकर के। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद डिविडेंड लेस होता है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद डिविडेंड लेस होता है। और इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? अभी जो कल लिखवाया था अनक्लेम डिविडेंड, याद है? और ये कहते हैं डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड, अदर नॉन
करंट नहीं, अदर करंट लायबिलिटीज। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व पता है कहाँ पे आता है, बताओ कहाँ पे आता है भाई? सॉरी, रिजर्व सरप्लस में आता है। जनरल रिजर्व कहाँ पे आता है? रिजर्व सरप्लस में आता है। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, इसके एग्जांपल्स है आपके 1 से लेके 58 तक। कितने एग्जांपल्स है यार? 56 तक है। ये आप एग्जांपल्स आप लोग करेंगे, ठीक है। यस सर। क्लास आपका कल अगर आप लोगों के पास टाइम है तो बता दीजिए, मंडे क्लास रख लूंगा। और आपके पास आज का भी दिन है और कल का भी दिन है, तो मुझे होमवर्क चाहिए। और मैं साफ सीधा सी बात बोल रहा हूँ दोस्त, और मन्नत, दोनों के दोनों, आयुष एंड मन्नत, ये सारे होमवर्क कर लोगे तो आपके अगले चैप्टर्स जितना आप सोच सकते हो उससे ज्यादा इजी हो जाएगा। और ये फॉर्मेट्स आपको जो मैंने लिखवाए है ना, बैलेंस शीट्स और पीएनएल के फॉर्मेट जरूर रट्टा मार लेना भाई। सब ग्रुप अगर तुम क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, सब ग्रुप रट्टा नहीं मारना। लेकिन जो मैंने फॉर्मेट लिखवाया है बैलेंस शीट और पीएनएल का, कम से कम 5-5 बार अपनी कॉपी में लिख लेना, सो डेट तुम्हें अच्छा याद करके लिखना, देख देख के मत लिखना। जो फॉर्मेट्स है उसको 5 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर का जो ग्रुपिंग मैंने लिखवाई है ना, सब ग्रुपिंग सबकी, वो आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ऐसा कर लो और क्वेश्चंस कर लेना आगे, क्योंकि 20 मार्क्स का ये पूरा बुक है, सेकंड बुक। उसके बाद वाइवा आएगा 10-15 मार्क्स का। तो इसको 20 मार्क्स ना समझ करके आप 30 मार्क्स की बुक समझे और आप आगे बढ़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे के चैप्टर्स बहुत इजी हो जाए, तीसरा चैप्टर्स को बिना कराए हो जाएगा। जो कंपेरेटिव है आपका 4 नंबर का आता है क्वेश्चन, बिना कराए हो जाएगा अगर आपने फॉर्मेट याद कर रखा है तो। बिना कराए एक क्लास में खत्म हो जाएगा तुम्हारा कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अगर स्कूल में आपने ध्यान दिया तो हो सकता है आपको आता भी होगा। ठीक है, परसों की क्लास में, कल क्लास रखना है या परसों रखना है मेरे को बता दो। और मैं चाहूंगा कि अभी डेली आ जाओ, बेशक से 8 8:30 से पढ़ लो। अगर मैथ का क्लास होता है, मैथ क्लास पढ़ने जाते हो आयुष या घर ऑनलाइन लेते हो? सर ऑफलाइन जाता हूँ। और आते कितने बजे हो घर? सर अगर लेट हो गया, मतलब जैसे हो तो जाता 6 से 7, और नहीं तो एक्सटेंड कर देते तो 8:30। अब देखो यहाँ पे, क्या सर? यहाँ पे देखो, एक ना ये कुछ थ्योरी है, चैप्टर जब खत्म करा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये देखो। ये थ्योरी में कई बार 1-2 नंबर में आ जाता है आपके ना, 1 या 2 मार्क्स की थ्योरी आएगी इस बुक से। द ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? सबसे पहले टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल डाटा फॉर इकोनॉमिक रिसोर्स एंड ऑब्लिगेशन। सबसे पहले क्या लिखोगे? प्रोवाइड फाइनेंशियल डाटा, ओनली ये याद कर लेना। नेक्स्ट आता है टू शो द इम्प्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या प्रॉफिट बताता है? क्या बताता है? प्रॉफिट बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन देता है। किसको इंफॉर्मेशन देता है? इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन देता है, क्रेडिटर्स को देता है। और जो जो बंदे होते हैं जिसको इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, जो जो पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको क्या इंफॉर्मेशन क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, फाइनेंशियल डाटा देना, प्रॉफिट बताना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दूसरा, रिलायबल सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे। ठीक है, उसके बाद टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटी एंड डिस्क्लोजर द अकाउंटिंग पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसमें से? अगर 3 नंबर में आना होगा ना, तो कोई भी 3 ऑब्जेक्टिव याद कर लेना, कोई भी 3 याद कर लो। फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स देना, प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना, और डिफरेंट एक्टिविटीज में कितना कैश फ्लो है वो निकालना, और ट्रू एंड फेयर व्यू निकालना। ये 5 है, इनमें से कोई भी 3 याद कर लेना। ठीक है, यस सर। इसेंशियल ऑफ फाइनेंशियल डाटा क्या होता है? सबसे पहला ये क्या दिखाता है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है, फैक्ट बताता है। क्या बताता है? फैक्ट बताता है। दूसरा, एक बात बताओ, अंडरस्टैंडिबिलिटी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें सेल का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे दूं और एक सेल का 100 वाउचर्स निकाल के दे दूं, बोलो जोड़ लो, तो बेटर कौन सा होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वाउचर्स का फाइल? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, बैलेंस स्टेटमेंट। ठीक है, कंपेरेबल होता है, हम इस साल का पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं, यस या नो? यस सर। वेरीफाई भी कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स, यस। और ये रेलेवेंट होता है। ठीक है, तो ये इसेंशियल्स होते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा यूजर्स।
इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर कौन यूजर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, शेयर होल्डर यूजर होता है। क्यों? उसको प्रॉफिट देखना है, और जितना प्रॉफिट, शेयर होल्डर मालिक होता है, ध्यान रखना, उसको प्रॉफिट से मतलब होता है जितना प्रॉफिट आएगा उसको उतना फायदा होगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट देखता है। मैनेजमेंट क्यों देखता है? अपने डिसीजन को चेक करने के लिए कि मैंने सोचा था कि आज से 1 साल के बाद मैं 1 करोड़ का सेल करूंगा, बट सेल रह गई 80 लाख का, तो मैनेजमेंट सोचती है 20 लाख का शॉर्ट कैसे रह गया, तो अपनी डिसीजन मेकिंग को चेक करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। एम्प्लॉय क्यों देखता है? सैलरी और बोनस के लिए। एम्प्लॉय यस क्यों सर। देखता है? सैलरी एंड बोनस के सैलरी और लिए। बस बोनस। ठीक है। बाहर वाले बंदे कौन कौन से होते हैं? बैंक। बैंक क्यों देखता है? लोन देगा तो लोन वापिस आएगा कि नहीं, इसलिए बैंक यस सर। मांगता है तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि तुम्हारा वर्थ क्या है भाई। ऐसा तो नहीं मैं लोन दूंगा और तुम गायब हो जाओगे, तो उसके लिए देखते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर्स क्यों देखता है? पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अगर पैसा, अगर कोई तुम्हें लोन देगा या इन्वेस्टर्स होगा पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर मांगेगा ना कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, हमसे तुम पैसे मांग तो रहे हो बट कब वापिस करोगे। यस सर। ठीक है। देन आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्यों बैलेंस शीट मांगता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों मांगता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए मांगता है कि अगर मैं तुम्हें सामान उधार दूंगा तो तुम्हारे पास वापस करने की भी औकात है कि नहीं है। ठीक है। यस सर। गवर्नमेंट टैक्स के लिए। गवर्नमेंट किसके लिए? टैक्स के लिए। और एक्चुअली। सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड भी मांगता है बैलेंस शीट। वो किस लिए देखता है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो कंप्लायंस फॉलो अप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसको रीड जरूर कर लेना। और आपको पता होगा मैं थ्योरी पढ़ाता नहीं, और थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब इंपॉर्टेंट होगा तभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको रीड जरूर कर लेना, सारा इंपॉर्टेंट। ओके सर। आप बोल रहे हैं लिमिटेशंस क्या क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिमिटेशंस क्या क्या है। भाई सबसे पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिमिटेशंस ये होता है कि ये ना पोस्ट रिकॉर्ड बनाया जाता है। हिस्टोरिकल डाटा है, फ्यूचर का डाटा नहीं होता हमारे पास। ठीक है, पीछे का डाटा होता है। और कुछ चीजें हमने एस्टिमेशन के बेसिस से बनाते हैं, एस्टिमेशन लगा लेते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जब करते हैं तो हमें नहीं पता कि एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, बट एस्टिमेट लेते हैं कि भाई 2 करोड़ होगा या 2 करोड़ 20 लाख होगा, तो ले लेते हैं, चलो 2 करोड़ 20 ले लो, 2 करोड़ 15 ले लो। तो कुछ वैल्यूएशन करने में एस्टिमेट लगाते हैं। डेप्रिसिएशन में अलग अलग मेथड होते हैं, डब्ल्यूडी मेथड होता है, एसएलएम मेथड होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो एस्टिमेट्स में चेंज होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस भी चेंज हो जाएगा। अकाउंटिंग प्रैक्टिस लोग अलग अलग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े एस्टिमेट्स है। प्राइस में अगर चेंजेस होता तो हम उसको नहीं रिकॉर्ड करते, और सब लोगों की पर्पस को फुलफिल नहीं करता, सबकी अलग अलग डिमांड होती है, क्योंकि बैलेंस शीट में रेशियोज नहीं होते, अब आने लग गए हैं इस साल से। ठीक है, तो ये सारे थ्योरी याद कर लेना। पहला चैप्टर यहाँ पे ओवर हो चुका है, और होमवर्क कर लेना। ओके सर। कल क्लास रखेंगे 8 to 9।